सो दोनों अप्रोच आपके पास अवेलेबल हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन में डीएसी की इस्तेमाल होती हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज। लेट्स मूव ऑन द अनदर हैंड टाइप दैट इज कॉल्ड डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। एक है आपके पास डिवाइड एंड कॉन्कर और एक है डिक्रीज एंड कॉन्कर। डिवाइड के अंदर क्या होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं, तकसीम करते हैं, डिवीजन यूज कर लेते हैं। और डिक्रीज ये भी आपकी कॉन्कर स्ट्रेटजी ही होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर भी होता है और डिक्रीज बाय जो है वो हम उसको कांस्टेंट भी करते हैं, कांस्टेंट फैक्टर भी होता है और डिक्रीज बाय वेरिएबल साइज भी होता है। सो डिफरेंट टाइप की नेचर जिसके अंदर भी अवेलेबल होती हैं, इसको आप स्टडी करते हैं और इसके अंदर हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। सो एज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड विच इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप: डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। डिवाइड एंड कॉन्कर डीएसी स्ट्रेटजी ये 3 स्टेप्स फॉलो करती है: डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन। सिमिलरली आपके पास जो है द अप्रोच डिक्रीज एंड कॉन्कर वर्क्स, इट आल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप। अब इसके अंदर भी 3 स्टेप होते हैं। वो 3 स्टेप कौन से हैं? एक डिक्रीज करो, वहां हम डिवाइड कर रहे थे, यहां हम डिक्रीज कर रहे हैं। सेकंड स्टेप कॉन्कर था, यहां भी कॉन्कर है, हम अपनी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थर्ड स्टेप आपका है जी एक्सटेंड करना, उसको कंबाइन करें या एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करके फाइनल प्रॉब्लम की तरफ मूव करें। सो ये आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि डिक्रीज एंड कॉन्कर और डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के अंदर डिवाइड, कॉन्कर एंड कंबाइन है। डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी के अंदर ये डिक्रीज, कॉन्कर एंड एक्सटेंड है। सो डिक्रीज से मुराद क्या है? डिक्रीज और रिड्यूस प्रॉब्लम इंस्टेंस टू स्मॉलर इंस्टेंट ऑफ द सेम प्रॉब्लम एंड एक्सटेंड द सोल्यूशन। हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। आपको याद होगा हमने फैक्टोरियल वाली प्रॉब्लम को स्टडी किया था, तो n से स्टार्ट किया था ना हमने, तो n से डिक्रीज करते करते पहले आप कह लें जी n का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको n-1 का फैक्टोरियल चाहिए और n-1 के लिए आपको n-2 का फैक्टोरियल चाहिए और n-2 के लिए n-3 का फैक्टोरियल चाहिए एंड सो ऑन। दैट इज कॉल्ड डिक्रीज। कॉन्कर से मुराद क्या है जी? कॉन्कर द प्रॉब्लम बाय सॉल्विंग स्मॉलर इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम। अब आप इसमें क्या करते हैं? प्रॉब्लम के छोटे छोटे हिस्से बना लेते हैं। अब वो जो इंस्टेंस होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, आप उनको सॉल्व करते हैं। एक्सटेंड के अंदर क्या करते हैं? एक्सटेंड द सोल्यूशन ऑफ स्मॉलर इंस्टेंस टू ऑब्टेन द सोल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि तमाम अपने सॉल्यूशंस को कंबाइन करके एक फाइनल सॉल्यूशन की शेप के अंदर लेके आते हैं। बट कीप इन माइंड, कंबाइन करते हैं हम डिवाइड के अंदर, यहाँ पे हम एक्सटेंड करते हैं। कीप इन माइंड दोनों के अंदर एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप उसको गेस करें। अभी हम प्रॉब्लम्स के नाम लेंगे, उनमें से चंद एक प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं, जिनके ऊपर आपने पढ़ लिया, स्टडी कर चुके हैं। So basic idea of the decrease and conquer technique is based on exploiting the relationship between the solution to a given instance of the problem and solution to its smaller instance। कि smaller instance का अपने largest solution के साथ क्या relationship है, actually हम इसको explore करते हैं। So this approach is also known as incremental और inductive approach। ये दोनों अप्रोचेज इंक्रीमेंटल के नाम से भी जानी जाती हैं और इंडक्टिव अप्रोच के नाम से भी डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी जानी पहचानी जाती है। अगर आप कभी गूगल पे सर्च करना चाहते हैं ना अपने नोट्स मटेरियल्स के लिए, तो आप ये भी कीवर्ड अपने माइंड में रखें कि इंक्रीमेंटल अप्रोच जो है वो एक्चुअली आपकी डिक्रीज एंड कॉन्कर ही है। इसी तरह इंडक्टिव अप्रोच भी इसी चीज़ का ही टाइप का नेम ही है, क्योंकि आगे चल के मैं आपको एक ऐसा टास्क दूंगा जिसमें आपको ये 2 टर्म्स यूज होंगी, जिसके लिए जिस सोल्यूशन के लिए, जिस असाइनमेंट टास्क के सोल्यूशन के लिए आपको इन 2 टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। सो वेरिएशंस की बात करें डिक्रीज एंड कॉन्कर की, तो इसमें 3 तरह की मेजर वेरिएशंस होती हैं। एक होता है डिक्रीज बाय कांस्टेंट, एक होता है डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर और तीसरा होता है वेरिएबल साइज डिक्रीज। फैक्टोरियल के अंदर आप -1 कर रहे थे, हर दफा -1, तो वो -1 जो है वो डिक्रीज बाय कांस्टेंट है। सिमिलरली इसी तरह कांस्टेंट फैक्टर भी होता है और इसी तरह वेरिएबल साइज डिक्रीज भी होता है। तो 3 तरह की डिफरेंट वेरिएशंस जो है वो डिक्रीज एंड कॉन्कर, इसे DAC, इसे भी DAC ही कहते हैं, लेकिन ये डिक्रीज एंड कॉन्कर होता है। इसे DEC के नाम से हम जानते हैं, डिक्रीज एंड कॉन्कर।
सो इन दिस डिक्रीज बाय कांस्टेंट की बात करते हैं पहले. सो डिक्रीज बाय कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, इन दिस वेरिएशन द साइज ऑफ एन इंस्टेंस इज रिड्यूस्ड बाय द सेम कांस्टेंट ऑन ईच आइट्रेशन ऑफ द एल्गोरिदम. हम हर स्टेप के अंदर एक ही कांस्टेंट वैल्यू के साथ हम जो है वो रिड्यूस कर रहे होते हैं, हर आइट्रेशन के अंदर उसी कांस्टेंट के साथ रिडक्शन करते जाते हैं. सो टिपिकली दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1. आमतौर पर टिपिकली नॉर्मली ये 1 ही होता है, ऑल्दो अदर कांस्टेंट साइज रिडक्शन डू हैपन ओकेजनली. आप उसकी प्रॉब्लम नेचर के मुताबिक आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं. जैसे कि हमारी प्रॉब्लम है फेक पॉइंट प्रॉब्लम, तो फेक पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर ये जो है वो इसका इस्तेमाल हो सकता है. फेक पॉइंट प्रॉब्लम आगे चल के हम स्टडी करेंगे. सो इसके डोमेन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं. 01 नैपसैक है, जो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हुए हैं. सो इन दोनों प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट टास्क भी दिए थे, आपने वो सॉल्व भी किए होंगे. सो ये दो प्रॉब्लम्स आपकी डिक्रीज बाय कांस्टेंट स्ट्रेटेजी के अंदर आते हैं, जो कि फर्स्ट वेरिएशन है आपकी डिक्रीज एंड कॉन्कर की. सेकंड आपकी जो वेरिएशन है टाइप वो है डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर. सो दिस टेक्निक सजेस्ट द reducing a problem instance by the same constant factor on each iteration of the problem. यहां पे इसके अंदर हम एक estimated constant involve कर देते हैं. So in most application this constant factor is equivalent to 2. constant 1 के लिए और constant factor normally 2 के लिए यूज होता है most applications के अंदर, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, जरूरी नहीं होता, डिपेंड करता है प्रॉब्लम नेचर के ऊपर. सो अ रिडक्शन बाय फैक्टर अदर देन 2 इज स्पेशली रेयर. बहुत कम केसेस के अंदर होता है. जैसे डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर एल्गोरिथम्स आर वेरी एफिशिएंट स्पेशली व्हेन द फैक्टर इज ग्रेटर देन 2. जब ये 2 से बढ़ जाता है तो ये बड़ा एफिशिएंट हो जाता है. जैसे कि फेक पॉइंट प्रॉब्लम के अंदर मैंने जिक्र किया, तो वहां पे कांस्टेंट फैक्टर की मदद से आप उसको काफी एफिशिएंट बना सकते हैं. सो डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर एल्गोरिथम्स आर वेरी एफिशिएंट especially when the factor is greater than 2 as in the fake coin problem. जैसे कि फेक कॉइन प्रॉब्लम के अंदर होता है. परेशान होने की जरूरत नहीं है, आने वाले सेशन के अंदर हम फेक कॉइन प्रॉब्लम को भी स्टडी करेंगे. सो बिलो आर एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स. इसकी डोमेन के अंदर आ जाएं तो बाइनरी सर्च है, फेक कॉइन प्रॉब्लम है. आपके जहन में आएगा कि जनाब हमने डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर भी बाइनरी सर्च को देखा है. तो जनाब आपकी एक प्रॉब्लम कई तरीकों से सॉल्व हो सकती है. ज़रूरी नहीं होता कि एक प्रॉब्लम सिर्फ एक ही अप्रोच से सॉल्व हो. जैसे हमने 01 के लिए BRGC बाइनरी रिफ्रैक्टिव ग्रे कोड को यूज़ किया था. इट डजंट मीन कि हर दफ़ा वही यूज़ होना है. आपके पास कोई और भी स्ट्रैटेजी है तो आप उसको लेके आ सकते हैं. ट्रैवलिंग सेल्समैन के अंदर हमने जॉनसन एंड ट्रोटर को स्टडी किया था. ये स्ट्रैटेजी का नेम है. अब ज़रूरी नहीं है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन हमेशा इसी से सॉल्व होती है, आप कोई और स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर सकते हैं. सो ये दो प्रॉब्लम्स की डोमेन. इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. मैंने यहाँ पे नाम वो लिखे हैं जो हमने इस कोर्स के अंदर पढ़ने हैं. जी हाँ, जो स्टडी करनी है हमने कोर्स के अंदर. तो फेक कॉइन प्रॉब्लम और बाइनरी सर्च. ये बाइनरी सर्च प्रॉब्लम आप ऑलरेडी रेकरेंस रिलेशन में जब हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे थे तो वहाँ पे इसको आपने स्टडी कर लिया हुआ है. लेकिन चूंकि आप उस प्रॉब्लम का नाम नहीं जानते थे, आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आप सीख रहे थे, तो इसलिए वो शायद आपको उसके नाम का ना पता हो. लेकिन जब इस प्रॉब्लम की तरफ हम आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो वही प्रॉब्लम है जो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. थर्ड जो वेरिएशन टाइप है वो है जी वेरिएबल साइज डिक्रीज.